हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस महाविद्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हर्षा अरोरा आज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चालू करने वाली हूँ जो KVS, NVS और TSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है an organizational structure shows the authority and responsibility relationship between various positions in the organization and also clarifies whom will report to whom। देखिए यहाँ दो चीज बताया है। पहली चीज कि किसके पास अथॉरिटी रहेगी यानी कि पावर, और किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मतलब उस काम को करने का जिम्मेदार। ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा मतलब कौन बताएगा कि काम हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो अथॉरिटी वाले को बताएगा कि हाँ काम हो चुका है। तो ये स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें है इट कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। मतलब जॉब पोजीशंस का क्या है, ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क को किसके पास कौन सी जॉब है, कितने डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है डिफरेंट लेवल। जो 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से बटी हुई है, अथॉरिटी पावर किस तरीके से बटा हुआ है, तो वो ये सब इसमें डिफाइन रहेगा इस स्ट्रक्चर में, और जिसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते टाइम कुछ बातें हैं जो बंदे को दिमाग में रखनी। सबसे पहला जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन मतलब जॉब की डिज़ाइनिंग इस तरीके से करनी है कि वो बंदा भी इंटरेस्टेड हो। मतलब जैसे कि ये बंदे ने MBA किया हुआ है, MBA इन मार्केटिंग, तो हम अगर इसको मार्केटिंग वाला काम देंगे तो ये इंटरेस्टेड रहेगा, इसको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जॉब डिज़ाइनिंग करनी है। सेकंड है डिपार्टमेंटाइजेशन। डिपार्टमेंट वाइज काम बांटेंगे। परचेस का काम परचेस वालों को देंगे, सेल्स का काम सेल्स वालों को देंगे, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वालों को देंगे। अब मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट का काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है तो वो हम मार्केटिंग वालों को देंगे ना, परचेस वालों को तो नहीं दे सकते। तो डिपार्टमेंटाइजेशन उसको बोलते हैं, जिसका काम है डिपार्टमेंट वाइज उसको बांट देना। फिर है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैं अभी आगे बताऊंगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब मैनेजर्स कुछ अपनी पावर किसको दे देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा काम भी देते हैं। ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं चलती हूँ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को संभाल सकता है, देख सकता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर, or how many subordinates are under one superior when the authority and responsibility relationship are established in organizing process. The manager must keep in mind द स्पैन ऑफ कंट्रोल। उनको क्या दिमाग में रखना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसी को बोलेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है KVS में, इम्पोर्टेंट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के दो टाइप है। पहला टाइप जो है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। पहला टाइप डिविजनल स्ट्रक्चर, सेकंड है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डिविजनल स्ट्रक्चर। नाम से पता चल रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब ये क्या होगा, दो चीज़ें याद रखना डिविजनल में। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट का पूरे क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में रखेंगे, दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में रखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। जैसे एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इफ़ एन ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोड्यूसिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग क्या, सोप,
मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स। मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रोडक्ट बनाता है, कौन कौन से? सोप, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, ठीक है। देन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेडिसिन, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड परचेसिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में चली जाएगी। वैसे ही जो सोप की है, परचेसिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, वैसे ही कॉस्मेटिक, परचेसिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, मतलब हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ एक जगह ग्रुप कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इससे आसानी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल में दिखाऊं तो ये देखिए बना है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर किस तरीके से काम किया हुआ है देखिए। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस इसके अंदर, मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस इसके अंदर, गारमेंट से रिलेटेड प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस इसके अंदर, और फुटवेयर से रिलेटेड प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस इसके अंदर। मतलब प्रोडक्ट वाइज हमने क्या किया है, एक्टिविटीज को बांट दिया है, ठीक है। अब ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? तो सबसे पहला जो ये सूटेबल है ये है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, क्लियर। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऐड करने की सोच रहा है फ्यूचर में, अभी है कॉस्मेटिक, मेडिसिन, सोप, तो कल को और भी सोच रहा है, मान लो क्या टॉयज़ वगैरह, तो इस तरीके से और डिपार्टमेंट आगे ऐड करने की सोच रहा है, उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है ये डिविजनल। और किसके लिए है? when it is important to determine profit and loss so that decision can be taken to expand, continue or close a particular product line। मतलब कि जैसे मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, सोप, तो जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जानना चाहता है कि मेरे को पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे एक्सपेंड करेगा, वरना क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, क्लियर। तो ये है डिविजनल। अब डिविजनल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जब बंदा एक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मेडिसिन, क्या परचेज, सेलिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब ध्यान दे रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट का, तो वो हर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगी कि मेडिसिन से रिलेटेड क्या क्या काम होते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड क्या क्या काम होंगे, सोप से रिलेटेड क्या क्या काम होंगे, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है फास्ट डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड का डिसीजन है, तो हम मेडिसिन और सोप वाले को क्यों डिस्टर्ब करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वाले को, सॉरी मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले को क्या करेंगे, उठाएंगे और बोलेंगे कि ये काम है, और उस डिपार्टमेंट में चेंज कर देंगे, डिसीजन ले लेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी। अब जब मेडिसिन डिपार्टमेंट, सोप डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक सबका अलग अलग रहेगा, तो अगर मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम नहीं होगा तो हम थोड़ी ना कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे। हमको पता है मेडिसिन डिपार्टमेंट के परचेस वाले ने काम नहीं किया है, तो हम इनसे पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, मतलब आंसरेबल इन लोग रहेंगे कि क्यों काम क्यों नहीं हुआ, क्लियर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल करना कि काम क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी चेंज लाना है, मान लीजिए मेडिसिन, कॉस्मेटिक, सोप, अगर कोई भी चेंज लाना है सोप से रिलेटेड, तो तुरंत जाके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, इजी चेंजेबल है, ठीक है, रिजिड नहीं है, हार्ड नहीं है। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो अगर मान लीजिए मेडिसिन, कॉस्मेटिक और सोप तीनों का अच्छा चल रहा है, मान लीजिए कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बंदा क्या कर सकता है, कॉस्मेटिक को और बढ़ाने की सोच सकता है, ग्रोथ और एक्सपेंड करने की सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो उसको बढ़ाने की सोच सकता है, बाकी दो को एज इट इज़ रख सकता है। नेक्स्ट है डिविजनल का डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इतने सारे प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज लगेगा, और किसी भी एक प्रोडक्ट लाइन को दिक्कत हुई, डिपार्टमेंट को दिक्कत हुई, मेडिसिन वाले को या फिर सोप वाले को, कॉस्मेटिक में से अगर सोप वाले को दिक्कत हुई, तो उन लोग क्या हो जाएंगे, आपस में लड़ाई हो जाएगी। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, आप सिर्फ जो मेडिसिन वाले हैं वो सिर्फ मेडिसिन में ही फोकस करेंगे, लोग भूल जाएंगे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। सोप वाले सिर्फ अपने प्रोडक्ट दैट इज सोप पे फोकस करेंगे, कॉस्मेटिक वाले अपने प्रोडक्ट दैट इज कॉस्मेटिक पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन टूटता हुआ दिख रहा है। ये सब किसके पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन उन लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है कि
क्या हो, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, मेडिसिन वाला जो मैनेजर है, जो कॉस्मेटिक वाला है और सोप वाला है, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो रिसोर्सेज के लिए कि नहीं हमको चाहिए, हमको ज़रूरत है, हमारा काम मानो, हमारा कहा मानो, तो उससे क्या होगा, डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी मैंने बताया सब सिर्फ अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो सोप हो, ये भूल जाएंगे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, सबकी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना, और सब काम अलग अलग है सबके लिए। परचेज सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस के लिए बंदे बहुत सारे रिक्रूट करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा, फिर अलग से कॉस्मेटिक के लिए परचेज सेल्स और उसके लिए करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट देनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। क्लियर, डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली पड़ रहा है, इसका डिसएडवांटेज ये। नेक्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल नाम से पता चल रहा है जो काम फंक्शन वाइज डिवाइड हो, जो जॉब फंक्शन वाइज डिवाइड हो, उसको बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एक बार देख लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का अगर मैं एग्जांपल दूँ, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर मैं बोलूँ सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो भी, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर आएगा, स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फंक्शन वाइज यहाँ काम बढ़ता है किसमें, फंक्शनल में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम पूरा यहाँ, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम पूरा यहाँ, मार्केटिंग से यहाँ, ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में। यहाँ पे सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, डिविजनल में एक से ज़्यादा, लेकिन फंक्शनल में सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। ठीक है, सूटेबल किसके लिए, व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी आउट डाइवर्स एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, व्हेन द टास्क रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ही प्रोडक्ट पे पूरा पूरा फोकस करो, उसके काम को इतनी अच्छी तरीके से कर दो कि तुम उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओ, हाई डिग्री, तो वहाँ पे ये सुटेबल रहेगा। क्लियर, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, अब सब एक ही प्रोडक्ट पे फोकस किए, परचेज डिपार्टमेंट वाले सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं अच्छी से, एकदम सिर्फ एक प्रोडक्ट है उसके हिसाब से काम करेंगे पूरे परचेज वाले, सेल्स वाले उस प्रोडक्ट को ध्यान में रख के पूरा सेलिंग का काम करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। इजी सुपरविजन, तो परचेज से रिलेटेड काम हम परचेज डिपार्टमेंट वाले में देखेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड काम हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले में देखेंगे, तो मैनेजर क्या ईजी सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, तो सब क्या है, एक ही प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, उसी के सब परचेस हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग, सब इसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है आपस में, उस प्रोडक्ट को ही सोच के परचेस वाले भी काम करेंगे, सेल्स वाले भी काम करेंगे और मार्केटिंग वाले भी काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन रहता है आपस में। उसके बाद क्या है, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है मतलब एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं मतलब रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को ध्यान में रख के परचेज डिपार्टमेंट वाले उस तरीके से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स का बनाएंगे, सेलिंग वाले उस तरीके से सेल करेंगे, मार्केटिंग उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो ये क्या है, एफिशिएंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज नहीं होगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफेक्टिव ट्रेनिंग, परचेस वालों को परचेस से रिलेटेड हम ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, सेल्स वालों को सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, और मार्केटिंग इस तरीके से काम होगा, मतलब हर डिपार्टमेंट को एक अच्छी तरीके की ट्रेनिंग हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव ऑन टाइम ट्रेनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, हो सकता है परचेज वाले सिर्फ अपना ही काम करे जा रहे हैं, सेल्स वाले अपना काम करे जा रहे हैं, कोई मार्केटिंग वाले की नहीं सुन रहा, या फिर परचेज सेल्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, परचेज वालों ने पूरा प्रोडक्ट बना दिया, सेल्स वालों ने उसकी सेलिंग कर दी, पर मार्केटिंग वालों ने उसकी क्या नहीं की, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की, या मार्केटिंग वालों की गलती है, तो उससे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इजी चेंज नहीं कर सकते, पता नहीं चलेगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है, परचेज वाले कहाँ तक पहुँचे, सेल्स वाले कहाँ तक पहुँचे, मार्केटिंग वाले कहाँ तक पहुँचे, तो चेंज करना थोड़ा सा दिक्कत है, फ्लेक्सिबल नहीं है। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को तो कोई पूछता नहीं यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है वो लोग भूल जाते हैं, परचेज वाले बोलेंगे हमने तो अपना काम कर दिया, सेल्स वाले बोलेंगे हमने तो अपना काम कर दिया, मार्केटिंग वाले अगर नहीं किए रहेंगे तो कोई बताएगा क्या, नहीं बताएगा,
तो उससे क्या होगा, कई कभार किसी की गलती के कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही अचीव नहीं हो पाता ओवरऑल। उसके बाद डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई गलती हुई तो आप किस डिपार्टमेंट को ब्लेम करने जाओगे? वो बोलेंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। वो बोलेगा नहीं मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, इस वजह से हम डिलीवरी नहीं दे पाए प्रोडक्ट्स की। तो ये क्या यहाँ पे डिफ़िकल्ट रहता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सब अपने अपने लिए काम करेंगे, परचेज वाले अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सेल्स वाले अपने लिए काम करेंगे, और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वाले अपने लिए काम करेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि हम एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, हमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करनी है, ना कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट वाले मैनेजर अगर सेल्स वाले की बात नहीं सुनो तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें मैं लेटेस्ट वीडियोस दूंगी आपको हर चैप्टर की, KVS, NVS, SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।